नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी रीच बढ़ाएं और अवश्य बाद में वीडियो को शेयर करें। शांतता ड्रामा चालू आहे। हाँ जी साहब, महाराष्ट्र का चुनाव के बाद के ड्रामे का तीसरा अंक आरंभ हो गया। जी हाँ, सीन 3। आपको पता है सीन 1 क्या था। सीन 1 तो जहाँ तुरंत चुनाव के बाद में ये बात हो रही थी कि भाई कौन बनेगा, क्या होगा, और ड्रामे का पहला सीन जो था वो हुआ था जब महायुति के तीनों मुख्य नेता गए थे दिल्ली। वो ड्रामे का पहला अंक था। ड्रामे का दूसरा अंक जब शिंदे जी जो हैं वो चले गए अपने गांव सतारा में, दारेगांव। वो ड्रामे का दूसरा अंक था। और कल ऐसा लग रहा था कि ड्रामे का पटाक्षेप हो गया है। आज सवेरे जो मैंने वीडियो डाला था उसमें इसकी चर्चा भी की थी कि भाई ये ड्रामे का दूसरा अंक था, इसका पटाक्षेप हो गया है। और श्रीमान शिंदे जी जो हैं वो ऐसा लगता है कि वो आत्मसमर्पण के मूड में हैं और आत्मसमर्पण कर चुके हैं। उनको पता चल गया है कि तेल क्या है, तेल की धार क्या है। लेकिन आज ड्रामे का तीसरा अंक शुरू हो चुका है और तीसरे अंक के भी मुख्य किरदार, मुख्य पात्र, मुख्य ड्रामेटिस्ट पर्सन एकनाथ शिंदे ही हैं। एकनाथ शिंदे ने अचानक आज सवेरे ये बयान दे दिया कि भाई मैं कॉमन मैन का मुख्यमंत्री था, इसलिए मुख्यमंत्री का पद मुझे ही मिलना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि एकनाथ शिंदे ने अंततः ये बता दिया कि उनमें और उद्धव ठाकरे में बहुत अधिक अंतर नहीं है और जिस शिवसेना को वो हिंदुत्व के चप्पू के माध्यम से चला रहे थे, एक बड़ी जिसको कहें तीव्र गति से बहने वाली नदी में, पता चला कि वो जो चप्पू था वो हिंदुत्व का नहीं था। वह चप्पू केवल व्यक्तिवाद का, परिवारवाद का, वंशवाद का ही रह गया। इसलिए बात चलने लगी, भाई ये हो गया। अजीत पवार ने क्या क्या बात हुई दिल्ली में ये सबके सामने खुलासा कर दी। कहा कि भाई सीएम तो बीजेपी का ही रहेगा। तो सीएम बीजेपी का रहेगा तो सीएम किसको बनाया जाए, क्या नहीं बनाया जाए, इसमें एकनाथ शिंदे की भी क्या कोई भूमिका हो सकती है? कतई नहीं। एकनाथ शिंदे का क्या उससे लेने देना कि भाई बीजेपी किसको सीएम बनाए। तो बात उड़ाई गई कि नहीं वो देवेंद्र फडणवीस के विरुद्ध है। लेकिन पता चला असल में बात वही आके वहीं अटक जाती है कि सीएम तो मैं ही बनूंगा। बस ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की 132 सीटें आ गईं। अगर ये 132 की जगह मान लीजिए 112 रह जाती भाई साहब, तो आप समझ लीजिए एकनाथ शिंदे को कोई भी मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता था। क्योंकि 112 सीटों पर तो भाई देखिए लीवरेज बहुत कम हो जाता ना। आज 132 सीटें हैं। 5 जो अन्य पार्टी महायुति की हैं उनका समर्थन पूरी तरह से बीजेपी को है। न केवल ये, अजीत पवार का भी समर्थन पूरी तरह से बीजेपी को है। और अजीत पवार का समर्थन इसलिए भी है कि अजीत पवार किसी दूसरे मराठा को मुख्यमंत्री बनते नहीं देखना चाहते। स्पष्ट सी बात है। जहाँ की जो जातिवाद की राजनीति है उसमें एक जातिवादी क्षत्रप अपने अतिरिक्त, अपने परिवार के अतिरिक्त किसी दूसरे को कभी आगे बढ़ने नहीं देता। अब एकनाथ शिंदे जो हैं उन्होंने अचानक अपनी सारी मीटिंग्स फिर से कैंसिल कर दी हैं। आज महायुति की बैठक होने वाली थी मुंबई में, वो भी टल गई है। अजीत पवार जी को दिल्ली बुला लिया गया है, वो दिल्ली चले गए। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि एकनाथ शिंदे जो हैं वे अब उद्धव ठाकरे के रास्ते पर जा रहे हैं। बस अंतर यही है कि उद्धव ठाकरे के पास लिवरेज था, भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 105 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी उस समय कुछ नहीं कर सकती थी। उसको चाहिए भी थी तो 40 सीटें चाहिए थी। 40 सीटें अजीत पवार उनके साथ ला नहीं पाए, इसलिए उन्होंने जो दूसरी बार शपथ ली देवेंद्र फडणवीस ने, उसमें वो असफल रहे। लेकिन इस बार मामला दूसरा है। 132 प्लस 5 137 तो है ही। उसके अतिरिक्त 7 विधायक ऐसे हैं जो भाजपा के हैं और शिवसेना के सिंबल पर लड़े हैं। उसके अतिरिक्त शिवसेना में भी उछल कूद शुरू हो गई। यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में
क्योंकि बीच में ये आया कि साहब कि मैं तो नहीं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, श्रीकांत शिंदे को बनाऊंगा। तो शिवसेना के सारे लोग जो हैं, सारे मतलब सारे मुख्य लोग जो हैं, वो खड़े होकर बोलने लगे कि भैया फिर आप में और उद्धव ठाकरे में क्या अंतर है, फिर हम उद्धव ठाकरे को छोड़कर आपके पास क्यों आए। यदि आपको भी वही वंशवादी राजनीति चलानी है और हमको उसी प्रकार आपके जूनियर से इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ेंगे जैसे शिवसेना के समय पर हमें आदित्य ठाकरे पेंगुइन से लेने पड़ते थे, तो भाई चाहे पेंगुइन हो और चाहे एल्बेट्रॉस हो, बात तो एक ही है। तो इस बात पे एकनाथ शिंदे जो हैं थोड़े से उखड़े, उनकी तबीयत ख़राब भी हो गई, आज फिर से तबीयत ख़राब हो गई है। अब उनको डॉक्टर आ गए हैं, क्योंकि वो ठाणे पहुंच गए हैं, तो इसलिए डॉक्टर भी मिल गया है और डॉक्टर ने उनको रेस्ट बता दिया है। अब वो मुंबई में अपनी रेजिडेंस यानी मुख्यमंत्री की जो रेजिडेंस है वर्षा, वहाँ नहीं है, ठाणे में है, अपने घर में, और अपने घर में विश्राम कर रहे हैं। और एक और इसमें मामला जो है वो, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि एनसीपी के दादा अजीत पवार जो हैं, अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस बने या नहीं बने उससे विशेष प्रयोजन नहीं है। उनको प्रयोजन ये है कि कोई दूसरा मराठा नहीं खड़ा होना चाहिए। तो आज सुरेश मात्रे जो कि एनसीपी के चुने हुए विधायक हैं, और एनसीपी के चुने हुए विधायक हैं, संभवतः ठाणे क्षेत्र से हैं, वे पहुंच गए हैं देवेंद्र फडणवीस के पास। जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय देवेंद्र फडणवीस और सुरेश मात्रे में मंत्रणा चल रही है। और वो मंत्रणा क्या कह रही है, उस मंत्रणा का भी प्रयोजन ये है कि भाई ठीक है, 137 तो हमारे पास हैं ही, 8 चाहिए आप ले आओ, बाकी थोड़े बहुत बचेंगे वो हम इधर से ले लेंगे, उभाटा से। तो कहने का अर्थ ये है कि 145 की संख्या प्राप्त करने में देवेंद्र फडणवीस को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उल्टी एक बात और की इन्होंने, जो एकनाथ शिंदे ने ये जो पूरा घटनाक्रम चलाया, ये सब नाटक किया, इसे एक बात तो पक्की कर दी, क्योंकि इस प्रकार की जो स्थितियां हैं उसको संभालने के लिए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का एक ही नेता सक्षम है, उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। तो यदि ऊपर भारतीय जनता पार्टी में, चाहे केंद्रीय स्तर पर और चाहे महाराष्ट्र के स्तर पर, यदि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यह स्वप्न देखा था कि भाई देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, मुझे बनना है या फिर मेरे किसी पिट्ठू को बनना है, तो वो बात भी अब समाप्त हो गई। जिस प्रकार की स्थितियां एकनाथ शिंदे ने निर्मित कर दी हैं उसमें अब देवेंद्र फडणवीस ही एकमात्र उपाय बनता है, क्योंकि इस प्रकार की स्थितियों से बाहर निकालने का उनका न केवल पुराना अनुभव है, उनके ही क्रेडिट पे ये जाता है कि उन्होंने किस प्रकार से शरद पवार जैसे की पार्टी तोड़ ली, उद्धव ठाकरे जैसे की पार्टी तोड़ ली और वहाँ पर महायुति की सरकार बना ली। उसका मैक्सिमम क्रेडिट अमित शाह को नहीं है भाई, जो कोई सोचते होगे सब अमित शाह ने किया ना। ये सब नीचे बैठ के लोगों से संपर्क करके जिस प्रकार के अक्रॉस द पार्टी देवेंद्र फडणवीस की मित्रता है, उसके माध्यम से ये सारा का सारा हुआ। एकनाथ शिंदे से संपर्क देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से था। ऊपर से कुछ स्थितियां बन रही होंगी, कुछ रणनीतियां बन रही होंगी, लेकिन सारा हाथ में तो सब कुछ देवेंद्र फडणवीस का ही था। और आपने देखा कितनी कुशलता से, सबसे पहले जब याद करें आप कहाँ से आरंभ हुआ था, वो आरंभ हुआ था राज्यसभा के चुनावों में। जब राज्यसभा के चुनावों में एक एक्स्ट्रा सीट जीती थी तो फ्लोर मैनेजमेंट किसका था, देवेंद्र फडणवीस का था। तो भाई एकनाथ शिंदे ने एक कार्य तो लगभग निश्चित कर दिया है कि अब उन्होंने ये पक्का कर दिया है कि मुख्यमंत्री तो अब मजबूरी में ही, यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं भी चाहती थी तो अब भारतीय जनता पार्टी को देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। और अब
भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के बिना भी शपथ लेने के लिए तैयार है। आपको ध्यान हो कि 2014 में भी इसी प्रकार का घटनाक्रम हुआ था। 122 थी, 122 सीटें थीं और उसके बाद कोई 20 एक अन्य थे, उनको मिला के बिल्कुल बेयरली 144-45 हो जाते थे उनके पास, और उन्होंने शपथ ले ली थी। शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री भी बना दिया था, और मुख्यमंत्री बनने के बाद में उसके कुछ दिनों बाद फिर शिवसेना ने ज्वाइन किया सरकार को, और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का और बाकी का सारा वितरण हुआ। झगड़ा बताया जा रहा है कि साहब एकनाथ शिंदे को और कुछ नहीं चाहिए, एकनाथ शिंदे को साहब होम डिपार्टमेंट चाहिए। तो भाई होम डिपार्टमेंट क्यों चाहिए? होम डिपार्टमेंट का इतना आग्रह क्यों है? होम डिपार्टमेंट को सबसे अधिक सफलतापूर्वक यदि किसी ने चलाया है पिछले 25-30 वर्षों में तो वो देवेंद्र फडणवीस ने चलाया है। देवेंद्र फडणवीस के समय पहला ऐसा समय रहा है जब मुंबई पुलिस जो थी वो खर्चे पानी में नहीं, एक्सटॉर्शन में नहीं, गैंगस्टर्स के साथ सहयोग के लिए नहीं, बल्कि पुलिसिंग के लिए जानी जाती थी। जैसे ही शिवसेना उद्धव ठाकरे आई, पता चला कि उसका कार्य जो है वो उगाही का आरंभ हो गया। शरद पवार के टाइम में आपको ध्यान हो, शरद पवार मुख्यमंत्री पद छोड़ देते थे, उनकी सीटें ज़्यादा होती थी तब भी छोड़ देते थे, बस उनको होम मिनिस्ट्री चाहिए थी, क्योंकि दाऊद के साथ में बैठ के पुलिस और दाऊद की युति बनानी होती थी ना उनको, इसलिए वो सदैव होम डिपार्टमेंट अपने पास रखते थे। तो एकनाथ शिंदे को भी कुछ यही करना है क्या? वैसे भी शिवसेना की जो प्रतिष्ठा है मुंबई में, ठाणे में और अन्य स्थानों में, वो हलकट पार्टी की है। एकनाथ शिंदे के आने से कोई वो छवि बदल नहीं गई। वो तो जाने जाते हैं हफ्ता वसूली के लिए, हफ्ता वसूल पार्टी ही शिवसेना को ओरिजिनली माना जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई तो उसके बाद फिर जो है वो थोड़ा, चूँकि वो ये मुस्लिम उग्रवाद आरंभ हुआ तो इसलिए उनकी उपयोगिता बढ़ गई, इसलिए उन्होंने अपने आप को हिंदुत्व के चोले में लेकर अपनी जो हरकतें थीं उसको रोकने का प्रयास किया। ओरिजिनली तो हफ्ता वसूल पार्टी ही मानी जाती है ना शिवसेना, तो हफ्ता वसूल पार्टी को आप होम मिनिस्ट्री दे दीजिए, यानी कि हफ्ते का रेट बढ़ा दीजिए, तो उसके बाद फिर क्या होगा सरकार का, आप समझ सकते हैं। तो होम मिनिस्ट्री तो मिलने वाली नहीं। तो शिंदे साहब जो है वो ड्रामे का जो अंक है, तीसरा अंक, शिंदे ड्रामा 3.0, वो मुझे लगता है कि वो उसकी जो समाप्ति होने वाली है, उसकी जो परिणति होने वाली है, वो और भी उनके लिए दुष्कर साबित होगी, उनके लिए और भी समस्याओं को लेकर आएगी, और उसके बाद पार्टी में समस्याएं आरंभ हो जाएंगी, समझ लीजिए। क्योंकि आखिरकार है तो 57 ही, और 57 में से अधिकतर जो है वो बीजेपी के लोकल मैनेजमेंट से जीते हुए लोग हैं। वो क्या अपने लोकल लोगों का, लोकल नेताओं का, लोकल काडर का जो रोष है उसको सहन कर पाएंगे? शिंदे जी गलत रास्ते जा रहे हो, अभी भी समय है, सही रास्ते आ जाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।